छात्रों, आज हम चित्रलेखा उपन्यास की चर्चा करेंगे। और उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर इसकी तात्विक समीक्षा को देखेंगे। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं चित्रलेखा उपन्यास पर चर्चा। भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार हैं। आपने चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ और सीमा, सवै नचावत राम गोसाई जैसे दर्जनों उपन्यास लिखकर उपन्यास साहित्य की श्री वृद्धि की है। चित्रलेखा आपका एक बहुचर्चित उपन्यास है। इस उपन्यास में पाप और पुण्य की समस्या को उठाया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि जो ऊपर से पुण्य आत्मा दिखते हैं वे पापी हो सकते हैं, और जो पापी, भोगी या विलासी दिखते हैं वे पुण्य आत्मा हो सकते हैं। कहने का आशय है कि बाह्य बनावट से व्यक्ति के आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इस उपन्यास की समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। नंबर 1, कथानक या कथावस्तु। नंबर 2, पात्र एवं चरित्रण। नंबर 3, कथोपकथन या संवाद। नंबर 4, देश काल एवं वातावरण। नंबर 5, शीर्षक। नंबर 6, भाषा शैली। और नंबर 7, उद्देश्य। तो सबसे पहले कथानक या कथा वस्तु की चर्चा करते हैं, क्योंकि कथानक किसी भी उपन्यास की आधारशिला होता है जिस पर उपन्यास रूपी महल खड़ा किया जाता है। इसका कथानक महाप्रभु रत्नांबर और उनके 2 शिष्यों श्वेतांग और विशाल देव के वार्तालाप से शुरू होता है। श्वेतांग और विशाल देव दोनों के मन में ये प्रश्न उठता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए महाप्रभु रत्नांबर श्वेतांग के लिए सामंत बीजगुप्त के पास और कुमारगिरी के पास विशाल देव को भेजते हैं।
और 1 वर्ष रहकर अपने प्रश्न के उत्तर का पता लगाने के लिए कहते हैं। नर्तकी चित्रलेखा बीजगुप्त और कुमारगुरी दोनों की प्रेसी के रूप में रहती है। पहले वह सामंत बीजगुप्त के साथ पत्नी के रूप में रहती है और बाद में वह योग साधना सीखने के लिए कुमारगिरी की शिष्या बनती है, परंतु उसकी प्रेसी बनकर उसे पथभ्रष्ट कर देती है। बीजगुप्त अपनी पूरी संपत्ति श्वेतांग को देकर यशोधरा का विवाह उससे करा देता है और सन्यासी रूप धारण करके घर से निकल पड़ता है। इधर चित्रलेखा भी अपनी संपूर्ण संपत्ति अपनी एक दासी को सौंपकर सन्यासी रूप धारण कर लेती है और बीजगुप्त जो सन्यासी के रूप में है के साथ चल पड़ती है। उपन्यास के अंत में श्वेतांग कुमारगिरी को और विशाल देव बीजगुप्त को पापी बताता है, परंतु रत्नांबर जी कहते हैं ना कोई पापी है ना कोई पुण्यात्मा है, ये सभी परिस्थितियों के दास हैं। जैसी परिस्थिति होती हैं वैसा ही व्यक्ति कार्य करने को विवश होता है। यहीं पर कथानक समाप्त होता है। अब हम पात्र और चरित्र चित्रण की बात करते हैं। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र चित्रलेखा, बीजगुप्त और कुमारगिरी हैं। चित्रलेखा प्रधान पात्र है, बीजगुप्त कुमारगिरी मुख्य पात्र हैं और श्वेतांग विशालदेव रत्नांबर भी इसमें पात्र हैं। चित्रलेखा एक विधवा ब्राह्मणी है जिसे समय ने पाटलिपुत्र की राज नर्तकी बना दिया है। बीजगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त का सामंत है। चित्रलेखा बीजगुप्त की पत्नी की भांति साथ रहती है। कुमारगिरी सिद्ध योगी है, पर वह चित्रलेखा के सौंदर्य पर आसक्त होकर पथभ्रष्ट हो जाता है। चित्रलेखा बीजगुप्त को छोड़कर कुमारगिरी से प्रेम करने लगती है। कुमारगिरी उस पर आसक्त हो जाता है और उसका उपभोग करना चाहता है। चित्रलेखा को उससे घृणा हो जाती है और वह पुनः सन्यासी बीजगुप्त के पास स्वयं सन्यास लेकर चली जाती है। शेष पास श्वेतांग, विशालदेव, यशोधरा, आर्य, श्रेष्ठ, मृत्युंजय हैं। इनके चरित्र पर भी लेखक ने पूर्ण प्रकाश डाला है। इस उपन्यास के सभी पात्र जीवंत हैं। अब हम बात करते हैं कथोपकथन या संवादों की। तो संवाद नाटक का प्रमुख तत्व होता है। उपन्यास में नाटकीयता लाने, कथा को गति प्रदान करने तथा पात्रों का चरित्रांकन करने के लिए संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस उपन्यास के संवाद या कथोपकथन संक्षिप्त हैं, पात्रों के अनुकूल हैं, प्रभावशाली हैं, सारगर्भित हैं तथा उनकी मनोस्थिति को पूर्णतया व्यक्त करने में सफल हैं। तो संवादों की दृष्टि से भी यह उपन्यास एक सफल उपन्यास है। अब हम बात करते हैं देश काल एवं वातावरण की। देश काल और वातावरण का सफल चित्रण उपन्यास में विश्वसनीयता लाता है। इस उपन्यास का देश अर्थात स्थान मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। इस उपन्यास का काल ईसा के जन्म से पहले का है। जहाँ तक वातावरण का प्रश्न है, लेखक ने
जिस भी स्थिति अथवा स्थान का वर्णन किया है उसे पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर दिया है। वातावरण की स्थिति को प्रकट करने के लिए या वातावरण की योजना के लिए उपन्यासकार ने कहा है कि महायज्ञ के अभिमंत्रित धूम से सुवासित राजप्रसाद के विशाल प्रांगण में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अतिथि आसीन थे। तो इस प्रकार उन्होंने उस समय की चंद्रगुप्त मौर्य की समय को दर्शाया है। अब हम शीर्षक की बात करते हैं कि क्या शीर्षक के आधार पर ये सफल है अथवा नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य की पहचान उसके शीर्ष से होती है, उसी प्रकार रचना की पहचान उसके शीर्षक से होती है। चित्रलेखा इस उपन्यास में आदि से अंत तक रहती है। संपूर्ण कथानक चित्रलेखा के इर्द गिर्द घूमता है। बाकी जितने भी पात्र हैं वे सभी चित्रलेखा के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हैं और पाप और पुण्य की स्थिति को प्रकट करने के लिए भी चित्रलेखा ही प्रधान पात्र है। इसलिए शीर्षक की दृष्टि से चित्रलेखा सर्वथा उचित शीर्षक है। भाषा शैली की यदि बात की जाए तो ये उपन्यास चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कथा वस्तु को लिए है और उस समय की भाषा संस्कृत थी, इसलिए उपन्यासकार ने अपने उपन्यास में संस्कृत शब्दावली के लिए अपनाया है और कहीं कहीं पर उर्दू के कुछ शब्द भी आ गए हैं, उससे भी उसने परहेज नहीं किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा शैली दोनों ही दृष्टियों से ये उपन्यास एक अच्छा उपन्यास है। और यदि उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य भी इसका एकदम स्पष्ट है। प्रश्न का उत्तर देने में सफल है। श्वेतांक और विशालदेव प्रश्न करते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, और अंत में महाप्रभु रत्नांबर कहते हैं कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, ये केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है, और पुण्य भी कुछ भी नहीं है, केवल ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उसको किस रूप में देखते हैं। तो वे बताते हैं कि मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, करता नहीं, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा। तो हम देखते हैं कि उद्देश्य को प्राप्त करने में भी ये उपन्यास सफल रहा है। तो उपन्यास के सभी तत्वों के आधार पर यह उपन्यास एकदम सफल है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।